नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 18 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर, और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपके यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। जब मैं आपसे प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो प्रीलिम्स में जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ मेंस में आपके जीएस पेपर, हिंदी पेपर, एसए पेपर कवर करवाए जाएंगे। यहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग कोर्स भी लेकर आया है, क्रैश कोर्स है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो कि मेंस 2024 के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपका जो जीएस पेपर है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया है जीएस पेपर को, और साथ ही साथ क्लास टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा कि इस दिन आपको ये टॉपिक मिलेगा, इस दिन आपको ये टॉपिक मिलेगा। आपको उस टॉपिक को तैयार करना है। हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न ऐसे देंगे जिसके के आंसर्स आप खुद लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे, और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके के मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज करवा रहे हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहीं पर डिफिकल्टी होती है कि मैम सिलेबस पूरा कवर कर लिया है लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को लिखना कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास। यहाँ पर क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड्स। ठीक है, तो आपको ग्रेट बेयर लेक दिया गया है, बैकाल लेक दिया गया है, विक्टोरिया और सुपीरियर लेक की बात की गई है। आपको इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो थोड़ा सा समय ले लीजिए आप लोग। अच्छा, आपके जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप में से किसी स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा था नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। उस प्रश्न को मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगी प्रश्नों के माध्यम से। तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं भारत में उसको भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज्योग्राफी ओरिएंटेड है, भूगोल ओरिएंटेड है, तो ध्यान से देख लो, पहले आराम से करना। ग्रेट बेयर लेक, अच्छा लोकेशन देखते हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है। ग्रेट बेयर लेक की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है बताओ, कनाडा में। कनाडा में है ना, पता होना चाहिए आपको। जब हम विक्टोरिया लेक की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। अच्छा, ये ऐसे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, एनए मैंने लिख दिया है नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, विक्टोरिया अफ्रीका में है लेकिन किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है, तो मैंने आपको बताया था कि जो विक्टोरिया झील है उसको इक्वेटर कट करती है, याद है, पहले के टेस्ट में बताया है। ठीक है, और कट करती है तो मैंने आपसे कहा था कि कट की स्पेलिंग आप लोग मेरे लिए ये याद कर लीजिए, KUT। ठीक है, CUT कट वाला नहीं, KUT। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे, केनिया, युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया झील को कट करते हैं। चलो, यहां पर लेक बैकाल दिया है, ये कहां पर है, ये रशिया में है। और सुपीरियर कहां पर है, तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है क्लास, ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
वीडियो में मैं देख रही थी विजिबल भी है, विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब आप इसको अरेंज करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया झील, फिर बैकाल झील और आखिरी में ग्रेट बियर लेक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1 जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं। किलोमीटर क्या है ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखिएगा सबसे जो बड़ी झील है वो क्या है? वो है सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए में है, विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया में है, बैकाल रशिया में है और ग्रेट बियर कनाडा में है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आराम से समझते हुए चलिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न देखने के पहले मैप रिवाइज करते हैं। काफी दिनों से मैप को नहीं रिवाइज करवाया है आप लोगों को मैंने, काफी क्लास हो गई, मुझे लगता है 4-5 क्लास हो गई मैप नहीं रिवाइज किया। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैप जो है मैं क्लास में आपको रिवाइज कराती चलूंगी। अब मुझे लगता है 4-5 दिन में कुछ चीजें तो भूल गई होंगी आप लोगों को। देखो, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप लेके सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब रोज यही मैप अगर मैं आपको पढ़ाती तो आपको खुद बोरिंग लगने लगता कि मैम एक ही बात कितनी बार बताएंगी। हाँ, लेकिन आज इतने दिनों बाद जब इस मैप को हम लोग देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज भी याद आएगी जो आप भूल गए हैं। तो अब इसको जल्दी से समझो। यहां पर देखो क्लास, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये लेक विक्टोरिया है। याद रखना, लेक विक्टोरिया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप याद रखोगे लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है, इक्वेटर इसको कट करता है। और कट की क्या स्पेलिंग है जल्दी से मुझे बताओ? KUT, कट, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान से देखो लेक विक्टोरिया को जूम करके, तो मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो लेक विक्टोरिया है ये, और मैंने आपको बोला आपको याद रखना है कट की स्पेलिंग KUT, कट। तो के से क्या है? केन्या है। यहां पर केन्या दिख रहा है, बताओ। इधर आप देखोगे युगांडा दिखेगा आपको, ठीक है। इधर आप देखोगे तो तंजानिया दिखेगा। तो लेक विक्टोरिया के साथ कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है? केन्या, युगांडा और तंजानिया। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बोला था जब भी हम लोग लेक विक्टोरिया की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे जो व्हाइट नाइल है, जो व्हाइट नाइल है वो कहां से ओरिजिनेट करती है? लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लू नाइल है वो लेक ताना से ओरिजिनेट करती है, और दोनों जाकर कहां पर मिलती है? खार्तूम में मिलती है। ये भी याद रखिएगा। यहां पर देखिए हम लोग, अगर ये देखिए क्लास, ये लेक विक्टोरिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से व्हाइट नाइल निकलती है, ठीक है, और लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है, और ये दोनों जाकर मिलते हैं कहां पर? खार्तूम में मिलते हैं। ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। यहां पर और क्लियर दिखेगा तो एक बार यहां पे देख लीजिए। देखिए, मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितना जूम कर सकूं मैप को उतना जूम करूं और उतनी क्लियरिटी दिखे आपको मैप में, ठीक है। इसीलिए मैंने मैप के कई पार्ट्स इसमें आज की क्लास में लगाए हैं। तो यहां पर देखिए, ये पूरा आपको इधर का पार्ट दिख रहा है लेक विक्टोरिया वाला, जो अभी हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया इधर केन्या है, इधर क्या है? युगांडा है, और इधर तंजानिया है। क्लियर? ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है लेक तांगानिका कहां पर है? तो ये देखिए लेक तांगानिका जो है वो ये है। तो तंजानिया इधर आपको दिख रहा है ना, तंजानिया के इधर में लंबे से आपको क्या दिख रहा है? लेक तांगानिका। इधर कॉन्गो है, ध्यान रखिएगा जो बता रही हूं। यहां पर एक और लेक है, लेक एल्बर्ट, याद रखिएगा। ये क्या है? लेक एल्बर्ट है। क्या है? लेक एल्बर्ट। परीक्षा में पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूं। लेक एडवर्ड याद रखिए, और लेक कीवू याद रखिए। इतना भी आप याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। और यहां पर एक मलावी लेक है जिसको कि लेक नाइसा भी कहते हैं। देखो, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका अब डिफिकल्ट हो रहा है।
ये आप सभी जानते हैं। पहले डायरेक्ट प्रश्न बनता था कि ये माउंटेन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये पीक कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर है। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैप में आपको दिया जाता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को, या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो हम तैयारी भी उसी तरीके से करेंगे। और समय है तो अब आप क्या करो, अपनी नोटबुक में लिखो अफ्रीका के कुछ लेक। हम सारे लेक को नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि सारे लेक को डिस्कस करेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो कुछ लेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आप सबसे पहले ड्रॉ कर लो कि ये कौन सा लेक है, ये लेक विक्टोरिया है। ड्रॉ कर लो, ऐसे ही याद रहेगा आपको। फिर आप इधर आओगे तो आपको लेक एल्बर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लेक एल्बर्ट, याद रखिएगा। फिर आप इधर आओगे तो लेक एडवर्ड। एडवर्ड, ये क्या है? लेक एल्बर्ट है। ये क्या है? एडवर्ड है। ठीक है। फिर आप नीचे आइए तो यहां पर एक लेक कीवू है, कीवू। और फिर है तांगानिका लेक। देखो इस तरीके से कुछ है। यहां पर लेक विक्टोरिया है और फिर ये लेक तांगानिका है, और नीचे आप बढ़ेंगे तो लेक मलावी मिलेगा। क्लियर हो रहा है क्लास जो मैं आपको बता रही हूं? अब 2 मिनट जो चीजें मैम ने बताई है, थोड़ी देर आंख बंद करिए। सबसे पहले लेक विक्टोरिया ड्रॉ कर लीजिए अपने माइंड में। लेक विक्टोरिया ड्रॉ करो और याद करो कि लेक विक्टोरिया को मैम ने बोला है कट करते हैं, और कट किससे करते हैं? KUT से। ठीक है। कौन कट कर रहा है? विषुवत रेखा, इक्वेटर कट कर रही है। अच्छा, अब KUT है तो K क्या है? केन्या है। U क्या है? युगांडा है। T क्या है? तंजानिया है। तो लेक विक्टोरिया हो गया। वेरी गुड। अब थोड़ा सा लेक विक्टोरिया के ऊपर चलते हैं तो हमको लेक एल्बर्ट मिलेगा। थोड़ा इंग्लिश नाम दिख रहा है ना, एल्बर्ट। एल्बर्ट के बाद एडवर्ड मिलेगा। ठीक है। फिर कीवू मिलेगा, फिर तांगानिका मिलेगा, और लास्ट में आप देखोगे तो मलावी मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो आपको भी बस अभी मैं इतना ही लेक रिवाइज कराऊंगी। तो क्लास चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन, ताकि याद हो जाए। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? मेरी आर्ट तो उतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों की आर्ट अच्छी होगी तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बना लोगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, मैंने लेक विक्टोरिया सबसे पहले बना दिया। तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं, उन्होंने कहा मैम विक्टोरिया है ना, तो विक्टोरिया को हम थोड़ा कट करवाते हैं मैम। ठीक है। मैंने कहा चलो कट करवा दो। तो तुम लोग ने बोला मैम इसको हम कट करवाते हैं किससे? इक्वेटर से, 0 डिग्री से। ठीक है। और कट में के क्या है? केनिया है। बोलो मेरे साथ, यू क्या है? युगांडा है। टी क्या है? तंजानिया है। ठीक है। फिर देखो यहां से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये, तो आपको क्या मिल रहा है? लेक एल्बर्ट मिल रहा है। लेक एल्बर्ट, ALBERT, एल्बर्ट मिल रहा है। ठीक है। और फिर जब आप नीचे आओगे तो लेक एडवर्ड मिल रहा है। एल्बर्ट, एडवर्ड। ठीक है। फिर कीवू, कीवू के बाद तांगानिका, और तांगानिका के बाद मलावी, जिसको कि लेक नाइसा भी कहते हैं। डन। चलो इतना मैं समझती हूं मेरे स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। यहां पर जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहां पर देख लो, ये देखो। अब इस पूरे मैप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या था? लेक विक्टोरिया, जिसको कि इक्वेटर कट कर रहा था। वेरी गुड। ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो लेक तांगानिका है, इधर लेक एडवर्ड है, और ऊपर क्या है? एल्बर्ट है। तो याद रखिएगा, एल्बर्ट, एल्बर्ट। ठीक है। फिर एडवर्ड, फिर कीवू, फिर तांगानिका, और लास्ट में क्या है? जल्दी से बोल दो, मलावी, जिसको कि लेक नाइसा भी बोलते हैं। बस ये देखो, ये मलावी है। अब बस इतना ही बताऊंगी। अभी कुछ देर बाद फिर पूछूंगी, ध्यान से क्लास, अभी थोड़ी देर बाद फिर यही पूछूंगी। रुको, आगे बढ़ते हैं। अभी इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो टुगेला है, दिया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की सबसे बड़ी ताजे झील की पानी की झील बोला गया है। ठीक है।
फिर विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील नेविगेबल लेक टिटिकाका, और आखिरी दिया गया विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका। अभी हमने टांगानिका के बारे में पढ़ा है ना क्लास? चलो वेरी गुड। टांगानिका के नीचे कौन सा लेक था? लेक मलावी था ना। टांगानिका के ऊपर कौन सा लेक था? कीवू था। उसके ऊपर एडवर्ड था, उसके ऊपर एल्बर्ट था, और इधर विक्टोरिया था। याद रखना, ऐसे याद रहेगा। अब ध्यान देना, यहां पर देखें कि वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक टांगानिका सही है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका सही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो आपका टुगेला नहीं है। वो कौन सा है? वो एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एंजल वाटरफॉल है। यहां पर देख लीजिए। अब हम एंजल वाटरफॉल को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में बन सकता है कि एंजल वाटरफॉल है कहां पर? तो ये वेनेजुला में है। यहां पर आप वेनेजुला देखेंगे, कराकस वेनेजुला, ठीक है। तो कराकस कहां की कैपिटल है? वेनेजुला की। बोगोटा कोलंबिया, क्विटो इक्वाडोर। कैपिटल याद करने के लिए ऐसे आप याद कर सकते हो, 2-3 बार बोलोगे, कराकस वेनेजुएला, बोगोटा कोलंबिया, क्विटो इक्वाडोर ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा। लीमा पेरू, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये वेनेजुला है। वेनेजुला में ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एंजल वाटरफॉल मिलेगा, ठीक है। एंजल वाटरफॉल मिलेगा, ध्यान दीजिए, वेनेजुला में है एंजल वाटरफॉल। इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था टिटिकाका लेक के बारे में। टिटिलाका, तो टिटिलाका भी देख लीजिए। यहां पर लेक टिटिलाका आपको ये मिलेगा यहां पर, ठीक है। ये तो ये पेरू है, ये क्या है? बोलीविया। क्या है? बोलीविया है। और बीच में यहां पर लेक टिटिकाका है। याद रखिएगा, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। ये क्लियर है? तो कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछा कि लेक टिटिकाका जो है वो साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और ये किन 2 कंट्रीज के मध्य में है? दिया रहेगा पेरू के साउथ में, बोलीविया के नॉर्थ में। पेरू के नॉर्थ में, बोलीविया के साउथ में, कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पेरू देखें तो पेरू का साउथ है, बोलीविया का इधर आपका इस साइड है। नॉर्थ भी नहीं कहेंगे, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्लास? एंजल वाटरफॉल कहां पर है? वेनेजुला पर है, वेनेजुला में है, ठीक है। जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है? लेक टिटिकाका है। हाईएस्ट फॉल पूछेगा, एंजल फॉल है। कहां पर है? वेनेजुला में है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है? लेक टिटिकाका। कहां पर है? चिली और पेरू के मध्य में है। ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को अभी, इतनी बातें। और कैसे याद रखोगे? कराकस वेनेजुएला, क्विटो इक्वाडोर, बोगो कोलंबिया, फिर लीमा पेरू, लापास बोलीविया। इतनी चीजें क्लियर। चलो यहां पर तो देखो, लेक टिटिकाका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया कि साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आप लेक टिटिकाका बताएंगे। और दूसरा प्रश्न लेक टिटिकाका से क्या बन सकता है, इस वाले की बात मैं कर रही हूं। दूसरा प्रश्न लेक टिटिकाका से यह बन सकता है कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? लेक टिटिकाका, ठीक है। लेक टिटिकाका कहां लोकेटेड है? पेरू और चिली के मध्य में। यहां पर पेरू है और इधर चिली है, यहां पर लेक टिटिकाका है। इतनी चीजें यहां से पूछी जा सकती है। एंजल फॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कहां पर है? ये वेनेजुला पर है। और किस रिवर पे है अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, चुरुन, ठीक है। चुरुन रिवर में है वेनेजुला, ठीक है। वेनेजुला में है एंजल वाटरफॉल है, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? चुरुन, कैरोनी रिवर की। बस इतनी चीजें याद रखना है। चल, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना क्लास? थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, याद होता जाएगा।
बताना कमेंट बॉक्स में। अब यहां पर देखो, यहां पर टुगेला फॉल की बात की गई है। ये टुगेला फॉल है, दिख रहा है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। इधर टुगेला वाटरफॉल है, इतनी चीज क्लियर। देखो ये कितना क्लियर मैप है। टांगानिका की बात हम कर रहे थे, लेक टांगानिका की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लेक टांगानिका के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये लेक टांगानिका है, कहां पर है, अफ्रीका में है। लेक टांगानिका के नीचे कौन सा लेक है, लेक मलावी। लेक टांगानिका के ऊपर कीवू, उसके ऊपर एडवर्ड, उसके ऊपर एल्बर्ट, और इधर विक्टोरिया। नाम देखो, इंग्लिश नाम है, विक्टोरिया भी है, एल्बर्ट भी है, एडवर्ड भी है, कीवू भी है, और टांगानिका है, और लास्ट में मलावी है। हाँ, इस प्रश्न को देखो, चिंता मत करना, क्लास के एंड तक रिवाइज करा दूंगी। मिशिगन ह्यूरॉन झील किन देशों के मध्य में है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लेक टिटिकाका की बात कर रहे हैं तो वो पेरू और चिली के मध्य में है, ठीक है। उसी तरीके से मिशिगन और ह्यूरॉन झील जो है वो किसके मध्य में है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा या संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस और चीन के मध्य। आसान प्रश्न है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है सुपीरियर झील के बारे में, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया, मिशिगन और ह्यूरॉन झील, ये कहां पर है, कनाडा और यूएसए के मध्य में। मैंने सुपीरियर झील के बारे में आपको बताया था कि जो सुपीरियर झील है वो कनाडा और यूएसए के मध्य में है। अब ये देख लो तुम लोग, एक बार ध्यान से सुनना जो बता रही हूं। ये लेक सुपीरियर है, मैंने आपको बताया था फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। यहां पर आपको कनाडा दिख रहा है, ठीक है। इधर अगर आप आओगे तो ये यूएसए वाला रीजन हो जाएगा, लेक सुपीरियर। इधर देखो लेक क्या है, मिशिगन है, ठीक है। इधर लेक ह्यूरॉन है, यहां पर लेक इरी है, और ये ओंटारियो है, ठीक है क्लास। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, लेक इरी और ओंटारियो। अब इन लेक में से आप मुझे बताओ देखकर कि कौन सी लेक ऐसी है जो पूरी तरीके से यूएसए में फॉल करती है। मतलब ये बाउंड्री नहीं फॉर्म कर रही है कनाडा और यूएसए के मध्य। जैसे आप देखो, जो लेक सुपीरियर है उसका ये वाला जो हिस्सा है वो कनाडा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और इधर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यूएसए के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहां पे ह्यूरॉन देखोगे तो ह्यूरॉन का ये वाला जो हिस्सा है वो कनाडा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो यूएसए के साथ। इसी तरीके से लेक इरी देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है कनाडा, और इधर का हिस्सा यूएसए, ठीक है। और ओंटारियो देखोगे तो इधर यूएसए, इधर कनाडा, ठीक है। लेकिन जो मिशिगन है, लेक मिशिगन, वो एंटायरली किस में है, वो कहां पर है, वो पूरी तरीके से यूएसए में ही है। याद रहेगा, बताओ, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इसमें कौन सी ऐसी लेक है जो कि एंटायरली यूएसए में लाई करती है, तो लेक मिशिगन है, याद रखिएगा। अगर आपको याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप हीरोज से भी याद कर सकते हैं। एच क्या है, ह्यूरॉन है, ई क्या है, इरी है, ठीक है। फिर यहां पर आपको ये जो है, ये याद रखिएगा, ये जो है ये आपको एम से रिप्लेस करना है, हीमोस, तो ये मिशिगन, मिशिगन, ठीक है। ओ क्या है, ओंटारियो है, और एस क्या है, सुपीरियर है। अब देखो ये जो आर है ना, हीरो मैं हूं, मी हीरो है, ठीक है, मी ही अपना हीरो है। तो मिशिगन, और ये मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएसए में लाई करती है, और सब तो एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हीरो का जो आर है वो मी हूं, और मी मिशिगन हूं, और मी एंटायरली यूएसए में लाई करती, दो लोगों के बीच में नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहां पर
पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब तो मेरे सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे लेंगे, बताओ जल्दी से कौन सी है? कैप्सिकन, सुपीरियर, मिशिगन या फिर ग्रेट स्लेव झील? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है सुपीरियर झील, ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न देखिए क्लास, कैस्पियन सागर का पड़ोसी कौन सा देश नहीं है बोला गया है? कैस्पियन सागर का पड़ोसी कौन सा देश नहीं है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं इसको याद करने के लिए। तारिक याद रखना। क्या है? तारिक, ठीक है, याद रखिएगा तारिक। यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा, ये जो टी है वो टर्की के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? तुर्कमेनिस्तान के लिए है। यहां पर मैप के थ्रू देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये कैस्पियन सागर है, तारिक का टी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए क्या है? अजरबैजान, ठीक है। आर क्या है? रशिया, यहां पर देखो रशिया, ठीक है। आई क्या है? ईरान, और इधर कजाकिस्तान। तो आप याद रख सकते हो इन सारे नामों को तारिक से। जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, टी तुर्कमेनिस्तान, ए क्या है? अजरबैजान, आर क्या है? रशिया, आई क्या है? ईरान, और के क्या है? कजाकिस्तान। ये याद रखिएगा। आप मेजर रिवर देख लो जो कि कैस्पियन सी में जाकर गिरती हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर वोल्गा, यूरल और तेरक रिवर ध्यान दीजिएगा। वोल्गा रिवर रशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, परीक्षा में पूछा जाएगा। जो वोल्गा रिवर है, ठीक है, ये कहां पर आपको दिखेगी? कैस्पियन सागर के पास, ठीक है। देखो, कैस्पियन सी रिसीव वाटर प्राइमरली फ्रॉम द 3 रिवर्स। वोल्गा पेपर में पूछा जाता है, यूरल भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा ये तेरक, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। चलो, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मिशिगन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मिशिगन है वो एंटायरली यूएसए में लाई करती है। ग्रेट स्लेव झील की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये कनाडा में है। कनाडा के 2 लेक्स को हमने देखा है, ग्रेट बेयर लेक, ठीक है, और ग्रेट स्लेव लेक। ये दोनों लिख लीजिए क्लास। चलो अगला प्रश्न ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ साइबेरिया? किसे हम पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं? बैकाल लेक, ठीक है, ग्रेट बेयर लेक, कार्दा लेक, या लिंक नंबर झील को? तो बताओ क्या सही उत्तर होगा? समय ले लो क्लास अपना, यहां पर आप लोग समय ले लीजिए और मुझे बताइए। जब मैंने आपसे बैकाल झील के बारे में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से हम किसे जानते हैं? जल्दी बताओ। पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से हम जानते हैं बैकाल झील को, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज आप। ग्रेट बियर लेक जो है यही आपका सही उत्तर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ग्रेट बियर लेक कहां पर है? कनाडा में है, ठीक है। कार्दा लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हिमालयन रीजन में है। और लिंक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका रशिया में है, ठीक है, यहां पर। अभी मैं आपको इसको मैप में, अरे सॉरी, एक मिनट क्लास, ये है ना, यहां पर मैं लिख देती हूं, ध्यान से देखिएगा। बैकाल झील रशिया में है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। ग्रेट बियर लेक कहां पर है बताओ? कनाडा में है। अभी मैंने आपको ग्रेट स्लेव लेक के बारे में भी बताया था। ये कार्दा झील कहां पर है? तो ये हिमालयन रीजन में है, ठीक है। सॉरी क्लास, ये आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो यहां पर मैं फिर लिख देती हूं सुंदर सा। ये रशिया में है, ये कहां पर है? कनाडा में। ये कहां पर है? ये हिमालयन रीजन में है। और लिंक नंबर जो है ये साउथ अमेरिका में। कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो एक बार देख लेते। देखो कार्दा लेक यहां पर दिया गया ना, कार्दा लेक जो है वो आपका एवरेस्ट रीजन में है, हिमालयन रीजन में, ठीक है।
अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंटेन इज इन चाइना एंड द सदर्न स्लोप इज इन नेपाल। तो इसके लोकेशन के बारे में बात की गई है, तो इतना तो क्लियर है। यहां पर देखो लिंक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये यहां पर आपको चिली वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वोल्केनोज भी मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलो बताओ, मिशिगन, यूएसए, याद है ना मैंने आपको क्या बताया था? ही रोज। यहां पर जो आर है इसको आपको हटाना है और आर की जगह एम करना है। मिशिगन, मिशिगन एंटायरली यूएसए में लाई करती है, ठीक है। एच क्या है? ह्यूरॉन है। क्या है? ह्यूरॉन। रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी क्लास। ई क्या है? इरी है, ठीक है। एम क्या है? मिशिगन है जो कि एंटायरली यूएसए में लाई करता है। ओ क्या है? ओंटेरियो है। और एस क्या है? सुपीरियर लेक है। कौन सा लेक एंटायरली यूएसए में लाई करता है? मिशिगन। और जो लेक हैं आपके ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो और सुपीरियर, ये बाउंड्री फॉर्म करते हैं कनाडा और यूएसए के मध्य। चलो, तो ये आपका सही है, ठीक है। बैकाल झील रशिया में है, ये भी सही है, ठीक है। यहां पर देखो ओनेगा जो दिया है वो कनाडा दिया गया है और मराकैबो वेनेजुएला दिया गया है, ये भी सही है, मराकोबो, ठीक है। ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है, यही आपका सही उत्तर होगा। यहां पर ध्यान देना क्लास, जब मैं आपसे बात कर रही हूं रशिया की, ध्यान से देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट है, रशिया है ये आपको साइबेरियन रीजन मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखो लेक लडोगा है, लेक लडोगा, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो लेक ओनेगा जो कि अभी आपसे पूछा गया है, क्या है? लेक ओनेगा, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये आपको ये व्हाइट सी दिखेगी, क्या दिखेगी? व्हाइट सी दिखेगी। यहां पर अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि लेक लडोगा कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? ये भी रशिया के वाले हिस्से में। लेक ओनेगा अगर आपसे पूछे तो ये रशिया में है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लेक लडोगा है ना, ये फिनलैंड और रशिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। फिनलैंड और रशिया के मध्य, तब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी लेक दो कंट्री के मध्य में है और इंपॉर्टेंट कंट्रीज के मध्य में है तो उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है, यहां पर ध्यान देना। और लेक ओनेगा ये रहा, इन दोनों को अभी याद करो, बस आगे और लेक को डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न को देखते हैं। यहां पर एक और चीज दी गई है, इसमें आपके लेक मैराकेबो की बात की गई है। ये देखो लेक मैराकेबो है। और वेनेजुएला की जब मैं बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था? यहीं पर एंजल वाटरफॉल है जो कि किस रिवर पे है? देखो क्लास, ऐसे लिखो, वेनेजुएला लिखो, ठीक है, वेनेजुएला लिखो और फिर लिखो एंजल वाटरफॉल, ठीक है। किस रिवर पे है? चुरून, लिख लोगे। फिर यहां पे लिखो कि अभी हमने लेक मैराकेबो के बारे में भी डिस्कस किया है, लिख लो मैराकेबो और एंजल वाटरफॉल। क्लियर है क्लास? कोई दिक्कत होगी भी तो मैम कैसे पता चलेगा आपको? चलो, यहां पर ये छोटा सा लेक कौन सा था जो मैंने आपको बताया था? बोलीविया। बोलीविया और पेरू के मध्य कौन सा लेक था? लेक टांगानिका। लेक टांगानिका था। टेस्ट ले रही हो आप लोगों का। लेक टांगानिका कहां पर था? अफ्रीका में था। पेरू और बोलीविया के मध्य लेक टिटिकाका था ना, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक था। फिर मैम टांगानिका कहां था? टांगानिका अफ्रीका में था। कहां था? अफ्रीका में। मैंने कहा था ना कि आंख बंद करो, पहले विक्टोरिया लेक को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद एल्बर्ट लेक, फिर एडवर्ड लेक, फिर लेक टांगानिका और मलावी लेक। देखो मैं कंफ्यूज कर रही हूं, तो टांगानिका कहां पर है? टांगा टांगा टांगा, विक्टोरिया टांगे पे बैठी है एल्बर्ट के साथ, एडवर्ड के साथ और कीवी खा रही है। अब इमेजिन करो, अब कभी नहीं भूलेगा। अफ्रीका,
ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका में तो थोड़ा सा डार्क टोन के लोग रहते हैं, लेकिन विक्टोरिया गोरी गोरी है, ठीक है, गोरी गोरी है। एल्बर्ट एडवर्ड के साथ कीवी खाते हुए टांगे पर, ठीक है, कहां के लिए रवाना हो गई? मॉल के लिए रवाना हो गई। अब कभी नहीं भूलोगे। एक बार देखो क्लास, मेरा पर्पस ये रहता है, मैं एक चीज को कई बार इसलिए बोलती हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाए। अब इमेजिन कर लो प्लीज थोड़ा सा, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, मैं हर क्लास में यही कहती हूं, मैं आर्ट क्लासेस लूंगी जल्दी ही, ठीक है, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आर्ट अच्छी हो जाए तो फिर आप लोगों को पढ़ाने में और मजा आए। अब देखो ये टांगा मान लो, क्या है? टांगा, टांगा मान लिए ना, टांगा। इधर क्या है? माल है, जिसको कि मॉल है, मलावी से याद कर लो, मॉल, डबल एल होता है, लेकिन मैम के लिए इसको मलावी से याद कर लो। यहां पर कौन कौन बैठे हैं टांगे में? विक्टोरिया, बोलो मेरे साथ, विक्टोरिया। और कौन बैठा है? एडवर्ड बैठा है। और कौन बैठा है? एल्बर्ट बैठा है, ठीक है, क्लियर है? अब बताओ एल्बर्ट पहले है कि एडवर्ड? तो अल्फाबेट में पहले ए आता है कि ई आता है? पहले ए आता है ना, तो एल्बर्ट ऊपर है, एडवर्ड नीचे है, ठीक है। विक्टोरिया, एडवर्ड, एल्बर्ट कहां जा रहे हैं? मलावी, मॉल, मॉल जा रहे हैं। और खा क्या रहे हैं ये लोग? कीवू खा रहे हैं, ठीक है, कीवी खा रहे हैं, याद कर लो। अब ये जो है ये सारे लेख है कहां के? अफ्रीका के, क्लियर? अब नहीं भूलेगा, ठीक है, चल। और विक्टोरिया को याद रखना, हमें क्या करना है? कट करना है, केन्या, युगांडा, तंजानिया से, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कैस्पियन लेक, कैस्पियन लेक, तो इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बता दिया? तारीख, याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये क्या है? तजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया हीरोज, हीरोज, ठीक है। यहां पर आर को बस आप रिप्लेस कर दीजिएगा एम से, क्यों? क्योंकि एम जो है वो एंटायरली यूएसए में लाई कर रही है, और जो आपकी लेक्स है वो बाउंड्री फॉर्म कर रही है कनाडा और यूएसए के मध्य। इतनी चीज क्लियर हो गई? बताओ, इतनी चीज क्लियर हो गई ना? चलो अभी आगे और देख लेंगे। तो अब मुझे बताओ लेक टिटिकाका कहां पर है? टिटिकाका, तो ये पेरू और बोलीविया के बीच में है, ये लेक टिटिकाका है। यहां पर एंजल वाटरफॉल है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है? मैराकेबो है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब नहीं क्लियर हुई होगी तो फिर से अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर देखेंगे। लाडोगा, देखो लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यह किस देश में है? अभी मैंने आपको बताया कि जो लाडोगा है, ठीक है, लाडोगा जो है वो किसके किसके मध्य में? इधर फिनलैंड है और इधर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर देखो, एक मिनट क्लास, ये मैप में दिखाती हूं आपको, और इधर रशिया है ना, ये देखो, ये लाडोगा, मैंने आपको बताया इधर, इधर फिनलैंड है और उधर रशिया है, देख लो यहां पर, ये लाडोगा है, ये क्या है? फिनलैंड है, और ये रशिया है। इधर ओनेगा भी याद रखना, ओनेगा कहां पर है? रशिया में है। लाडोगा कहां पर है? रशिया और फिनलैंड के मध्य। चलो अब प्रश्न को ध्यान से देख लो जल्दी से, ये है ना, एक मिनट, हाँ, तो यहां पर दिया है फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और रूस, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रशिया, ठीक है, क्लियर है ना क्लास? तो बताओ लाडोगा किसके किसके मध्य में है? फिनलैंड और रशिया के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलो, ग्रेट स्लेव लेक कहां पर है? कनाडा में है। बियर लेक कहां पर है? बताओ, चलो यहां पर मैं लिख रही हूं, रिवाइज करो जल्दी जल्दी सब। ग्रेट बियर लेक, बियर की बात कर रही हूं, ग्रेट बियर लेक कहां पर है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव कहां पर है? बताओ, कनाडा में, तो ये सही है आपका, ठीक है। रेड लगून कहां पर है? बोलीविया में, सही है।
फिर 5 फ्लावर लेक जो है मंगोलिया में नहीं है, ये चाइना में है। और बॉइलिंग लेक डोमिनिका में है, ये सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बी आपका सही सुमेलित नहीं है। इसको लिखना है तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेक बाल्कस कहां पर सिचुएटेड है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो लेक बाल्कस जो है, बताओ ABCD में से सही उत्तर क्या है? वो आपका लोकेटेड है कजाकिस्तान में। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर मैप देख लो, देखो मैप क्लास, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना क्लास? हाँ, लेक बाल्कस कहां पर है? ये रहा, कजाकिस्तान में। ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बताओ, सुर सरोवर, सुर सरोवर, पहले मार्कर सेलेक्ट कर ले, नहीं तो फिर स्लाइड भाग जाती है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, समसपुर है, सरसई है, ठीक है, सुरी नरसर, मानसर झील नहीं है। ये कहां पर है? मानसर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। मैंने आपको बताया था सरसई कैसे याद रखोगे? साईं बाबा जो है वो ईटा पे बैठे रहते हैं, ऐसे ना, साईं बाबा की जो मूर्ति मिलती है वो ईटे पे बैठे हुए, उनको पत्थर पे बैठे हुए दिखाते हैं। तो सरसई कहां पर है? ईटा में है, ठीक है, एटा में, ठीक है। समसपुर की हम बात करेंगे तो हमेशा हम सम्मान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, समझ समझ सम्मान, ऐसे कुछ लग रहा है। और आदमियों को ज्यादा सम्मान की आवश्यकता होती है, नहीं तो ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैनपुरी में कौन है? समसपुर पक्षी विहार है। और सुर सरोवर तो मैंने आपको बताया ही था, यहां पर देख लो, सुर सरोवर, सुर कहां लगते हैं? आगरा में लगते हैं। तो देख लो, ये सरसई जो है वो इटावा में है, मैंने आपको बताया ना, इटावा, एटा मैंने बोला था ना, इटावा याद रखिएगा, इटावा, ईटा से इटावा, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इटावा है। समनपुर जो है वो मैनपुरी में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर रायबरेली में है। यहां पर क्लास समसपुर दिया था, तो जो मैंने आपको समन बोल दिया ना, सम्मान, तो वो समनपुर पक्षी विहार के लिए, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। समनपुर, सम्मान किसको चाहिए? आदमियों को चाहिए, तो वो मैनपुरी में है। समसपुर की अगर हम बात करेंगे, समस, तो वो रायबरेली की है, ठीक है। समस मतलब समसपुर, समस, जब राय की बात करते हैं ना तो समस, सब देते हैं, सब देते हैं राय, तो रायबरेली में समसपुर है। और जब हम मैनपुरी की बात करेंगे तो सम्मान की बात करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो और सरसई कहां पर है? इटावा में है, ठीक है, इटावा में, ये सही कर लीजिएगा, थोड़ा मेरे भी दिमाग से कभी कभी उतर जाता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। सरसई जो है, सरसई वो इटावा हो गया, ठीक है। समन, समन हम सम्मान किसको देंगे? आदमियों को, मैनपुरी हो गया। सांडी पक्षी विहार, मैंने कहा था आपको, जैसे ही सामने से सांड दिखेगा हार मान लेना, कहना हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो वो हरदोई हो गया। समसपुर, सब लोग, समस लोग क्या देते हैं? राय देते हैं, तो रायबरेली हो गया। पार्वती अर्गा, ये आपकी परीक्षा में पूछा है, गोंडा में हो गया। नवाबगंज उन्नाव, सुर सरोवर आगरा, हैदरपुर बिजनौर, बखीरा, कबीर जी को खीरा पसंद था तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, झीलों को हमें मैच करना है, तो चलो, अष्टमुंडी, पुलिकट, रूपकुंड और सूरजकुंड। तो ये तो आसान प्रश्न है, आसान है ना क्लास? बहुत आसान है। रहस्यमय झील हम किसको कहते हैं? रहस्यमय झील रूपकुंड को। कहां पर है? उत्तराखंड में है, सी का 4th, एक ही जगह दिया गया, मेरा काम तो आसान हो गया। अष्टमुंडी की हम बात करेंगे तो केरल में हो गया, ठीक है, केरला में। पुलिकट झील की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। रूपकुंड हो गया, सूरजकुंड हरियाणा में है। उत्तर क्या सही हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। ध्यान दीजिए, अष्टमुंडी केरल में, परीक्षा में पूछा जाता है ये सब। पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में, ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना सब। अगला प्रश्न,
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो बताइए, फुलझर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या फिर हमीरसर झील? तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? अचार से थोड़ा सा हिंट लो। अचार जम्मू एंड कश्मीर में बोट पे बैठ के खा रहे हो आराम से, खट्टा मीठा अचार। तो ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में बोट पे बैठ के अचार खा रहे थे भाई साहब। सी हो गया, सी आपका सही उत्तर है। अंचार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब कोलेरू तो आप सभी को पता होगा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हमीरसर की हम बात करेंगे तो गुजरात में है। फुलर झील की बात करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फुलर झील। चल अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फुलर झील उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताओ। चल, लोनार झील जो है वो कहां पर है? नक्की झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, क्या बोला गया है? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो कोलेरू झील है वो कहां पर है क्लास? आंध्र प्रदेश में। तो इसी को मैं टिक लगा देती हूं, यहां पर मैं इसी को टिक लगा देती हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मैम, आप बोल दी है तो सही होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लोनार झील की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, जो कि क्रेटर झील है ना। नक्की कहां पर है और पुलिकट कहां पर है? बताओ बताओ, पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। ठीक है, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर पुलिकट झील की जब हम बात करेंगे, पुलिकट झील की हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। ठीक है, कोलेरू झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, नक्की झील राजस्थान और लोनार झील जो है वो एक क्रेटर झील है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। केबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो केबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है बताइए। अच्छा क्लास, ये याद रखिएगा, जो मैंने आपको एक क्लास में एक पॉइंट बताया था कल की, कि जब भी हम बायोस्फीयर की बात करते हैं ना, बायोस्फीयर रिजर्व की, कभी भी परीक्षा में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे इस तरीके का, तो ध्यान रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो आपका आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैप प्रोग्राम। और ये जो मैप प्रोग्राम है वो किसका है? वो यूनेस्को का है, वो यूनेस्को का है। याद रखिएगा ये चीज। कल मैंने आपको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था, नेशनल पार्क के बारे में बताया था। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। ठीक है, वो सब जो है वो 1972 के द्वारा बने हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को द्वारा मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। मैप क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, ये याद रखिएगा। चलो अभी यहां पर देखो, केबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपका जो है वो लोकटक झील पर है, ये याद रखिएगा, लोकटक झील पर। फिर क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो लार्जेस्ट लगून जो आपका है, जो कि सिचुएटेड है किस पर? पूर्वी तट पर। तो बताओ, तो वो है चिल्का झील, ये याद रखिएगा। क्या है? चिल्का झील। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखो बी सही उत्तर है। अगर हम सबसे बड़ी लेगून झील की बात करेंगे तो ये चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, यहां पर कुछ आपको रामसर साइट्स के बारे में दिया गया है। अब आपको पता है रामसर साइट किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, पता है ना। चलो यहां पर क्या क्या दिया गया है? हुकेरा वेटलैंड, पॉइंट कैलीमिरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सोममिरी मोरी झील और वुल्लर झील। तो बताओ इसमें से कौन सी झील ऐसी है जो कि एक स्टेट में, एक राज्य में लोकेटेड है? तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा पॉइंट कैलीमिरी वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा।
वुलर झील की बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक है। सोमिरी और होकेरा की अगर हम बात करेंगे ये लद्दाख में है और ये भी एक यूटी है, ठीक है। और प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा रामसर वेटलैंड है जो कि किसी राज्य में है, तो वो है पॉइंट कैलिमिरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है क्लास, एक मिनट मार्कर सेलेक्ट कर लूं नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये रिलेटेड है वेटलैंड से, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मैंने आपको बताया है 1987 का समय, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें हम किसकी बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की ना, हम इसी की तो बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की। चलो आगे बढ़ते हैं, तो डी सही उत्तर है। यहां पर देखो क्लास प्रश्न, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील और कालीवेली झील, मार्कर सेलेक्ट किया जाए तो बताओ लोकटक झील कहां पर है। लोकटक झील तो ये मणिपुर में है, तो सी का थर्ड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। डी का फोर्थ है, पता चल गया। कालीवेली जो है वो तमिलनाडु में है, सही है, ठीक है। साला लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये हरियाणा में है, और बड़खल झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, एक बार देख लेते हैं। देखो एक मिनट क्लास, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ, इसको सही कर लीजिए। जब हम बात करेंगे कालीवेली की तो ये कंफर्म हो गया है ना, कालीवेली तमिलनाडु में है। लोकटक कहां पर है, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। बड़खल झील की अगर हम बात करेंगे तो ये हरियाणा में है। साला लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए का 1 2 3 4 ये आपका सही उत्तर होगा, सब सामने सामने दिया है। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील याद रखिएगा हरियाणा, याद रहेगा ना। चलो अगला प्रश्न देखें, ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। Which of the following tiger reserve is not situated in मध्य प्रदेश, कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं सिचुएटेड है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या फिर संजय डुबरी। तो बताइए यहां पर अमनगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करें, कान्हा की बात करें या फिर संजय डुबरी, तो ये सब मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर सही क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धूपगढ़ जो पीक है वो आपकी सिचुएटेड है किस नेशनल पार्क में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, हाँ, धूपगढ़ जो पीक है वो कहां पर सिचुएटेड है, सतपुड़ा में, कान्हा में, बांधवगढ़ में या फिर माधव नेशनल पार्क में। तो धूपगढ़ पीक जो है वो सतपुड़ा रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है। चलो वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, सतपुड़ा रेंज भी है ना आपकी, तो याद रखिएगा। चलो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZJ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने हो सकते हैं, 21, 11, 15, 17, 7 कितने हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में जो निदेशकों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो वो 21 हो सकती है। ये सब बहुत आसान प्रश्न है और मैंने इसमें से कई प्रश्न आपसे पहले डिस्कस भी किया था जब पीसीएस वाले टेस्ट सीरीज में हम लोग ने डिस्कशन किया था क्लास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना सब। यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, सहकारी समिति की, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हम पार्ट 9 की बात करते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, 73rd से, ठीक है। जब हम 74th संविधान संशोधन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, पार्ट 9A की। और अब याद रखिएगा जब हम बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो हम पार्ट 9B की बात करते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, आपका
सहकारी समिति से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा 2011 में इसको जोड़ा गया था। और कौन कौन से आर्टिकल इसके थ्रू जोड़े गए थे ये भी ध्यान दीजिए। आर्टिकल 19(1), ठीक है, क्लॉज 1, और आर्टिकल 43B। 43B किस में आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ये जो आपका आर्टिकल है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डीपीएसपी में ऐड किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि 2011 में आया था। यहां पर देखिए क्लास, अगला प्रश्न, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर इज। तो आपको बताना है कौन सी गैस जो है वो धान के खेतों से रिलीज होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन। यहां पर जब भी हम बात करेंगे वेटलैंड की बात करें या पैडी फील्ड्स की बात करें तो वहां पे मीथेन का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, केवलार, टेक्साल, जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रो सेलुलोज। तो बताइए क्या सही उत्तर होगा? जब हम जिंक फॉस्फाइड की बात करते हैं तो इसमें कौन फंसेगा? फॉस में कौन फंसेगा? जिंक में फॉस गया, जिंक में फॉस गया, जिंक फॉस्फाइड में चूहा, ठीक है। तो यहां पर जो आपके रोडेनार्सी दिया गया है वो ये हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है। वैसे ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लगाया होगा तो ये प्रश्न मिला होगा। फिर हम जब डी की बात करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज, तो ये एक विस्फोटक है, ठीक है, एक्सप्लोजिव है, तो डी का फर्स्ट हो गया। टेक्सोल, केवलार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर। और टेक्सोल की जब हम बात करेंगे तो ये एक एंटी कैंसर ड्रग हो गया। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है क्लास। चलो, आज के प्रश्न आसान है तो देखो बी टिक लगा लेना, बोला नहीं था मैंने। अगला जल्दी से बता दो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कहां पर लोकेटेड है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज? बनारस में, मैसूर में, न्यू दिल्ली में या फिर शिमला में? तो ये आपका जो है वो आपका लोकेटेड है कहां पर? मैसूर में, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब देखो बनारस में जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? IIVR की ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की, ठीक है, तो बनारस हो गया। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां पर है? मैसूर में है, ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां पर है? बनारस में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, शिमला में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है, याद रहेगा, बताओ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात की गई है, नेशनल लेप्रोसी एरेडिक्शन प्रोग्राम की बात की गई है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो बताइए कब ये आया था? 2005 में। कब आया था? NHRC, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NHRC की बात नहीं की गई है, वो तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। NHRC के बारे में कल हमने डिस्कस किया था ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की गई है जो कि 2005 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण की अगर हम बात करेंगे तो ये 1983 में आया है। बाल विकास योजना 1975 में आया है। अंधत्व नियंत्रण हेतु जो प्रोग्राम है वो 1976 में आया है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है परीक्षा में इनमें से कोई भी एक पूछ ले। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है। यहां पर दिया गया है रेनिटिंग जो है वो पनीर के लिए यूज होती है। जैव प्रौद्योगिकी में अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मिड्स होते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए, ओजोन जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर में। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? समय ले लीजिए क्लास, बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आसान प्रश्न है ना।
ओजोन की बात करते हैं तो क्या याद रखना है, ओजोन समताप मंडल में है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूं। ओजोन, ठीक है, अगर ये ओजोन आपका समताप मंडल में है, कहां पर, स्ट्रेटोस्फियर में, तो ये क्या करता है, ये यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेस जो कि सन से निकल रही है, अल्ट्रावायलेट रेस, पृथ्वी पर आने से रोकता है उसको, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। तो इसे हम गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन अगर यही ओजोन आपके क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, ट्रोपोस्फियर में, तो वो पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, द्वितीयक प्रदूषक की तरह, जो कि हार्मफुल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमेशा जो ओजोन लेयर है ना, लेयर की बात की गई है, वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, और जो ओजोन गैस होती है वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, ये भी याद रखिएगा, द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बैड ओजोन उसको हम कहते हैं। यहां पर लेयर की बात की है तो ये स्ट्रेटोस्फियर में है, ठीक है। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ओजोन को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो डॉप्सन में, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। तो मानव जनित बायोम कौन सा है, क्रॉपलैंड, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या हम लोग ने बनाया है, नहीं, पहले से हमारी पृथ्वी पर मौजूद था। मार्कर सेलेक्ट करें तो फ्रेश वाटर नहीं है। ग्रासलैंड, घास का मैदान पहले से मौजूद है, हम लोग ने घास का मैदान नहीं बनाया है। रेन फॉरेस्ट भी पहले से ही, लेकिन क्रॉपलैंड, फसल भूमि, किसान बोता है फसल ना, तो फसल भूमि जो है वो क्या है, वो आपका मानव जनित जीवों है। तो डी आपका सही हो गया। एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे अगर एंथ्रो दिख गया ना, एंथ्रोपोजेनिक, तो मतलब ह्यूमन मेड। जैसे एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ पॉल्यूशन अगर पेपर में पूछा गया, तो जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, जो सीवेज वेस्ट है, नालियों से जो वेस्ट आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट है, जो कि ह्यूमंस द्वारा, मैन द्वारा बनाए गए हैं, जनरेट किए गए हैं। अगला प्रश्न क्लास, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड वेयर। भावनगर, ठीक है, जामनगर, मुंबई या फिर पुडुचेरी। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है जामनगर, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, बताओ, कर्नाटक में है, एकदम सही है, एकदम सही है, यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस, ओरंग, काजीरंगा, ये सब याद रखिएगा, ये सब कहां पर है, ये सारे असम में है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां पर आपको एक सींग वाले गैंडे मिलेंगे काजीरंगा में, तो ये असम में है, सही है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, सही है। सिंपली पाल नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, नहीं, ये कहां पर है, ये उड़ीसा में है। तो यहां पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डी आपका करेक्टली मैच नहीं है। आज के प्रश्न आसान हैं। चलो अब यहां पर बताओ, ये बोला गया है कौन सा जो आपका जलप्रपात है वो किस नदी पर लोकेटेड है। तो जोग दिया है, गोकक दिया है, डुडुमा दिया है और दूध सागर दिया है। तो बताओ, थोड़ा समय ले लो क्लास, अगर लेना है तो ले लीजिए समय आराम से, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। जोग वाटरफॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये किस पर है, बताओ, शरावती पर है, हाँ शरावती पर है, डी का थर्ड हो जाएगा, तब सी का क्या होगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, आपको पता है, ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा। दूध सागर कहां पर है बताइए, दूध सागर वाटरफॉल किस नदी पर है,
अब तो काफी समय दे दिया। तो दूध सागर, यहाँ पे जोग जो है वो शरावती पर है, तो डी का थर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सी का अगर हम देखेंगे गोकक जो है वो घाट प्रभा पर है, सी का फर्स्ट हो गया। दूध सागर की हम बात करेंगे तो वो मांडवी रिवर पर है, तो ए का फोर्थ हो गया। और फिर आपका डुडुमा जो है वो मचकुंड में है। ये तो क्या सही उत्तर हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। आज का प्रश्न कैसे लगा? आसान लगा ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाल्को हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को कहां पर है, बताना है। तो बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को, बताओ। बाल्को, कोरबा, ए का सेकंड, दो जगह। नाल्को डी का थर्ड, ठीक है। हिंडाल्को रेणुकूट बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट, तो बी सही उत्तर है, ठीक है। सी का फर्स्ट हीराकुंड, बी सही उत्तर है। कर लिया ना क्लास? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? स्लाइड से हट जाओ, देख लीजिए थोड़ी देर। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आराम से। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में यूज होता है? हाँ, बेकिंग सोडा का किस में यूज होता है? खाने में। तो बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई से याद रखना, खाना। वॉशिंग पाउडर, किसको वॉश करने का मन कर रहा? अपनी कार को, तो सोडियम कार्बोनेट, सही है ये। अब बचा ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका गलत है, तो इस ऑप्शन में बी आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर देख लीजिए। मैंने आपको बताया ना, बेकिंग कौन कर रहा है? बाई, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग किसकी करनी है? कार की, तो सोडियम कार्बोनेट। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है क्लास? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नीला थोथा, ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? बताओ। CuSO4, ZnSO4, AgNO3 या फिर FeSO4। तो 1, 2, 3, 4 में से आपका सही उत्तर जो है वो कॉपर सल्फेट है। यहां पर ध्यान से देख लीजिए, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू विट्रोल ना, नीला थोथा। फिर इसी तरीके से जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? सफेद थोथा, ठीक है, व्हाइट विट्रोल, ठीक है। AgNO3 को लूनर कॉस्टिक कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है लूनर कॉस्टिक। फिर FeSO4 को हम लोग क्या कहते हैं? हरा थोथा, ग्रीन विट्रोल। ये याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, पूछ सकते हैं, और मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किए हैं इस प्रश्नों को। तो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है क्लास। आज की क्लास जो थी वो थोड़ी आपको आसान लगी होगी, क्योंकि बहुत से प्रश्न आज की क्लास में पास्ट ईयर के प्रश्न हैं। अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर्स को लगाया है तो इन प्रश्नों के आंसर्स आपको आते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इतने दिन से हम लोग नए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को लगवाऊं, खासकर साइंस के और ज्योग्राफी के, मैप के तो बहुत से क्वेश्चन नए भी थे, लेकिन जो साइंस वाले क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखकर आपको आइडिया लेना है। तो समझ में आ रहा है क्लास हेल्पफुल लग रही है आपके लिए? अब चलो जल्दी से रिवाइज कर लो। क्या रिवाइज करोगे कि मैम अब छोड़ दो? ठीक है, चलो। नहीं, अफ्रीका के लेक्स मुझे जल्दी से बता दो। अफ्रीका के मैंने आपको क्या बताया है? एक टांगा है, ठीक है, टांगानिका, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मॉल पे जा रहे हैं। मॉल क्या है? मलावी। कौन कौन बैठा है? विक्टोरिया के बाद एल्बर्ट के बाद एडवर्ड, ठीक है, याद रहेगा ना। और ये लोग क्या खा रहे हैं? कीवू खा रहे हैं। ये सब अफ्रीका के लेक हो गए। हीरोज मैंने आपको क्या बताया? यहां पर आर को आपको एम से रिप्लेस करना है,
तो ये ह्यूरॉन, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और सुपीरियर लेक कहां पर है? कनाडा और यूएसए में है, जिसमें से जो मिशिगन है वो एंटायरली किस में लाई करती है? यूएसए में लाई करती है। ठीक है, तारीख याद रहेगा, तारीख में तजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और यहां पर आपका कजाकिस्तान किसको घेरा हुआ है? कैस्पियन सी को। ठीक है ना क्लास? चलो और बताओ, ओनेगा लेक कहां पर है? रशिया में है ना, रशिया में ओनेगा है ना, रिवाइज करते रहना। फिर मैंने आपको बताया था लडोंगा जो है वो फिनलैंड और रशिया में है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने यहां पर आपको? पर्ल ऑफ साइबेरिया। पर्ल ऑफ साइबेरिया कौन सा है? बैकाल झील है। ठीक है, जो कि रशिया में हो गई। चलो वेरी गुड, याद रखना है सब। ग्रेट बियर लेक कहां पर है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव लेक कहां पर है? कनाडा में है। याद हो गया होगा। चलो अगले क्लास में और चीजों को रिवाइज करेंगे। अच्छा, लेक टिटिकाका कहां पर है बता दो? पेरू और बोलीविया के, पेरू और चिली के मध्य। किसके मध्य है? पेरू और चिली के मध्य। तो क्लास थोड़ा सा ऐसे रिवीजन करेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो सब चीज याद हो जाएगी। चलो अब आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पहली क्लास देखो तो बहुत से बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, फिर धीमे धीमे क्लासेस आप लोग कम देखना शुरू करते हैं क्या? धीमे धीमे देखते हो लगता है। क्लासेस रेगुलर रखो। क्लास, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मैं तो हमेशा कहती हूं कि क्लास की स्पीड बढ़ाकर देखो, बाद में देखो क्लास, और नोट डाउन करते हुए सारे पॉइंट्स को चलो, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आपको बस रिवीजन करना हो, पन्ना पलटना हो। मैं इस पूरे टेस्ट सीरीज में नए प्रश्नों के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको लगवा दूंगी। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसलिए लगवाती हूं ताकि आपकी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए। अगर पेपर में आपका थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करने वाला प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप वहां पर सोच सकें और आप उसको सॉल्व कर सकें। और अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए उसके लिए तो आप लोग माहिर हैं ही हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग चलेंगे। आसान प्रश्न, वन लाइनर प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है, लेंदी प्रश्नों को भी देखेंगे, पास्ट ईयर के प्रश्नों को भी देखेंगे, साथ ही साथ नए प्रश्नों को भी देखेंगे और हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न देखेंगे। अभी मैंने इकोनॉमिक्स के कई प्रश्न कवर किए, पॉलिटी के, आज ज्योग्राफी के मैप के प्रश्नों को कवर किया गया है, फिर इन्वायरमेंट के प्रश्नों को करेंगे, फिर हिस्ट्री के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा जब हम देखते हैं हिस्ट्री में तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के कुछ प्रश्न जो होते हैं वो मैं कम इसलिए डिस्कस करती हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अजीबोगरीब पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा हम स्कोरिंग सब्जेक्ट में मेहनत करें, जैसे पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ज्योग्राफी में हम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में, साइंस में, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको रिपीट मतलब क्वेश्चन मिलते हैं जो पास्ट ईयर में पूछे गए, इसीलिए थोड़ा सा मध्यकालीन भारत और वो एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो भी मैं ले आऊंगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। मतलब आप लोग रिक्वेस्ट नहीं, आप लोग बताएंगे तो, रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिकोड टीम आप ही लोगों के लिए है। मैं तो हर क्लास में कहती हूँ, अरे क्वालिफाई करो तुम लोग, मुझे आपसे क्या चाहिए, बस अरे क्वालिफाई करना, सिलेक्शन लेना, फिर उसके बाद ऐश्वर्या मैम से पढ़े थे तो मुझे उस दिन बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, मतलब बहुत खुशी मिलेगी, अच्छी नहीं बहुत खुशी मिलेगी। पढ़ाते पढ़ाते सुबह से लेकर शाम तक इतना बोलना पड़ता है कि लास्ट में एकदम थक जाता है इंसान। तो चलो क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हर बार एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको किस चीज पर फोकस करना, अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखिए। क्लास, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, ये लिख लीजिए आज, अगर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं इस परीक्षा को नहीं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी। खुद पर भरोसा करिए, ठीक है, मेहनत करिए, कर्म तो सबको करना ही है, और कर्म करिए, मेहनत करिए, अपने पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए कि हम इस परीक्षा को जरूर क्वालिफाई करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए और अपने ये जो स्ट्रगलिंग लाइफ है ना उसको मत देखिए। जब भी हैरान परेशान होइए, देखिए सबके साथ होता है, सब परेशान होते हैं, जीवन में हर कोई परेशान ही है,
लेकिन जब भी आप परेशान होइए तो अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचिए। लोग ज्यादा से ज्यादा कहेंगे पागल है, क्यों बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, क्यों बैठे बैठे मुस्कुरा रही है। अरे मुस्कुराने दो। वही लोग आपसे उस दिन कहेंगे जो आज आपको पागल कहते हैं, वही लोग आपसे कहेंगे अरे हमको तो पहले ही पता था ये क्वालिफाई कर लेगी, ये क्वालिफाई कर लेगा, मैं लिख के दे रही हूं। लेकिन आप अंदर से इस चीज को महसूस करिए कि आप ऑफिसर हैं। जब भी मिरर के सामने खड़े होइए तो इमेजिन करिए अपने आप को ऑफिसर की तरह, और लेकिन परिश्रम करिए। देखिए क्लास पढ़ना पड़ेगा, बस मैं कहूँ इमेजिन करिए इमेजिन करिए, अरे थोड़ी सी मेहनत करिए, पढ़िए, रेगुलरिटी रखिए, ठीक है। कुछ ना पढ़ने का मन करे न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर भी ना पढ़ने का मन करे तो किसी का लेक्चर देख लीजिए, वो भी ना मन करे तो थोड़ी देर मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, लेकिन खुश रहिए, रोइए मत। खुश रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, और हमेशा सोचिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई करिए। और जब भी पढ़ने बैठिए, देखिए हमें अपने स्कूल से ही सिखाया जाता है कि हम स्कूल की स्टार्टिंग में ही हम लोग प्रेयर करते थे ना। क्यों प्रेयर करते थे? हम एक सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करते थे। आप भी जब पढ़ने बैठिए ईश्वर को याद करिए और कहिए कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सफल जरूर होंगी, मैं सफल जरूर होऊंगा। और अपने आप को एकदम ऑफिसर की तरह सोचिए, सब अच्छा होगा, ये याद रखिए। और अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो वो भी उसके बाद भी एक बहुत अच्छी चीज होने वाली होगी। तो कभी भी परेशान मत होइएगा क्लास, आप सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, भले कोई आपको बोले चाहे ना बोले। एक कोटेशन है, फॉर द वर्ल्ड यू माइट बी अ पर्सन बट फॉर वन पर्सन यू माइट बी अ वर्ल्ड, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप दुनिया के लिए आप कहाँ पर है ये मैटर अभी नहीं करता है। आप अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत कीमती हैं, ठीक है। आप ईश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। तो अपने पे भरोसा रखिए और पढ़िए। अब लेक्चर ज़्यादा हो गया ऐश्वर्या मैम का, नहीं तो आप लोग ऐश्वर्या मैम की जगह मुझे प्रवचन देने के लिए बिठा देंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हताश मत होइएगा। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यही पेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलेंगे और आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। थैंक यू सो मच क्लास।